प्लस वन क्लास के अंदर हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, बेटा इसके अंदर हम ला कर चुके हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की एक ला है, उसके अंदर बेटा प्रॉब्लम्स हैं। मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, ये ला था, इसके बारे में बता दिया था वैसे तो बेटा, फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या बोल बताया है उन्होंने, क्या कि भाई एक ए एलिमेंट है कोई भी और एक कोई बी एलिमेंट है भाई। बेटा कोई भी एक ए एलिमेंट है और कोई क्या है भाई, बी एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो, ठीक है। और एक सी एलिमेंट है। क्या कहता है कि ये ए एलिमेंट बी के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है ए बी। ठीक है भाई, अब जो ये सी एलिमेंट है, सॉरी, ये जो सी एलिमेंट है ये ए के साथ मिलके ए सी कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और जो ये एलिमेंट है बी, ये इसके साथ मिलके कंपाउंड बनाता है बी सी। ठीक है ना भाई, तो क्या होगा, क्या कहा कि ए सी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, बी बी सी के साथ मिलता है और ए बी बी के साथ मिलता है। तो इस लॉ के अंदर क्या बताया गया कि जब आप ए सी और बी सी का रेशो निकालोगे, वो रेशो इक्वल होगा ए बी के रेशो के। वो इक्वल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है भाई, वो क्या हो सकता है बेटा, वो इक्वल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। हमने एग्जांपल किया था क्या कि भाई कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसके साथ बेटा हाइड्रोजन है। कोई बात नहीं, मैं आपको ये एग्जांपल करवाता हूं, इसके बाद आपको एक एग्जांपल और करवाऊंगा भाई। ठीक है, तो बेटा कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ही हुआ तो इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो इसने बनाया बेटा मीथेन CH4, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो इसने बनाया भाई H2O। ठीक है, अब देखिए CH4 का रेशो निकालिए और कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी CH4 का और H2O क्योंकि बेटा AC आपका क्या है CH4। बेटा कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 1:3। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1, 2 हाइड्रोजन के लिए मास क्या आ जाएगा 2। ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है बेटा 16, तो क्या आ जाएगा 1:8। अब क्या कहता है, जब ये बनाएगा तो क्या इसमें एक का रेशो सेम होगा, एक वैल्यू एक सेम होगी, जैसे 1 है ये भी 1 है, इसको हम छोड़ देंगे बेटा इक्वल है। ठीक है, और हम क्या बना देंगे, दूसरे के साथ इसका एक रेशो बना देंगे, तो क्या कितना बन गया ये 3:1। उसी प्रकार हम क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, बेटा कार्बन का मास कितना आता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना होगा बेटा 32। अब कर दीजिए इसको, देखिए क्या ये इक्वल है ना भाई, इक्वल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूं। मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, और एक क्लोरीन है। बेटा इन्होंने कंपाउंड बनाया NaCl, बना दिया भाई। ठीक है, अब एक थर्ड एलिमेंट आया भाई H। क्या आया थर्ड एलिमेंट H। इस H ने Na के साथ कंबाइन करके अपना एक कंपाउंड बनाया NaH, और इस H ने Cl के साथ कंबाइन करके बनाया HCl, बना दिया भाई। ठीक है, अब देखिए हम रेशो निकालते हैं भाई, NaH का रेशो निकालो और आप रेशो निकालो HCl का, और वो रेशो इक्वल होना चाहिए किसके रेशो के, NaCl के। चलिए अभी देखते हैं हम, Na का मास कितना होता है 23 भाई, मास आपको याद करने होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कहीं पर आपको 35 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये देखिए ये एक सेम आ गया। अब ये क्या है 23:35.5। अब बेटा यहाँ पर आ जाइए प्रोडक्ट साइड की तरफ, भाई Na है, Na का मास
23, क्लोरीन का मास भाई 35.5। क्या बेटा ये इक्वल है? हाँ, ये क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, आपको मैं एग्जाम्पल्स और भी मिल जाएंगे, तो आप इसको एक बार फिर दोबारा करके देखना। ठीक है, कुछ नहीं था बेटा इसके अंदर सिंपल सी बात ये थी कि दो एलिमेंट होते हैं, अगर वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो अपना एक कंपाउंड बनाते हैं। भाई थर्ड फर्स्ट के साथ बनाएगा, थर्ड सेकंड के साथ भी बनाएगा। ठीक है, उन्होंने कंपाउंड बना दिया, तो क्या कहता है, जब ये थर्ड के साथ जो कंपाउंड बनाता है उन कंपाउंड का रेशियो फर्स्ट और सेकंड के रेशियो के इक्वल होगा, या उसका क्या होगा बेटा, सिंपल मल्टीपल। ठीक है, समझ गए भाई। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसके बारे में बेटा अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके 5 लाख है भाई। ठीक है, तो इस ला के बाद बात क्या हुई कि हमने है ना ये बात पढ़ते आए कि हमने पढ़ा भाई एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो कुछ थ्योरियां आई, तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो बेटा एंशियंट टाइम से 400 से 500 बीसी तक डर्मेटिस्ट थे साइंटिस्ट। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो क्या थे, सॉरी बेटा डेमोक्रेट्स थे, जो एक फिलोसोफर थे। ठीक है, पहले फिलोसोफर होते थे। तो तब वो उन्होंने बताया था कि सृष्टि के अंदर किसी भी पार्ट का कोई ना कोई एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको आप तोड़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजमेंट आया। बोयल और न्यूटन इन्होंने बेटा अपनी बुक के अंदर, जैसे बोयल था बेटा, उन्होंने द स्केप्टियल केमिस्ट नाम से बुक है उनकी, द स्केप्टियल केमिस्ट। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया। और जो न्यूटन थे उन्होंने, ठीक है, उन्होंने प्रिंसिपिया एंड, ठीक है, ऑप्टिकस। ठीक है, इन्होंने उसके बुक्स के बारे में, बुक्स के अंदर था, तो इन्होंने उससे भी बताया कि हाँ भाई कोई इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, क्योंकि एटॉम्स ग्रीक वर्ड है एटॉम्स, उससे मिलके बना है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। ठीक है, उसके बाद डाल्टन्स आए 1803 से 1808 के अंदर। ठीक है, तो बेटा उन्होंने अपनी थ्योरी दी। ठीक है, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। तो उन्होंने ही हमें बताया था कि भाई एक कोई एटम है, कोई भी मैटर है, वो एक छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। दैट मीन्स, उसका कहने का मतलब क्या था, मैं कुछ पोस्टुलेट्स लिख रहा हूं। all matters are made up of, ठीक है बेटा, वैसे समझा देता हूं, ठीक है ना, क्या कि कोई भी मैटर है वो बेटा एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, किससे बना हुआ है, वो बेटा एक एटम से मिलके बना हुआ है, और वो इंडिविजुअल है, उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। ये बताया था। फिर बेटा उन्होंने बताया कि जो सेम एलिमेंट के एटम है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज एंड सो। उन्होंने क्या बताया कि भाई मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहीं पर भी हो, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। ठीक है, अब बेटा वो चाहे वाटर के अंदर कंबाइन हुआ हो,
वो चाहे NaH के अंदर कंबाइन हुआ हो, वो चाहे बेटा HCl के अंदर कंबाइन हुआ हो, H2SO4 के अंदर, मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर वो कंबाइन हुआ है, वो एटम है एक H। तो सेम जो एलिमेंट्स हैं उनके जो भी एटम होंगे उनका वही साइज होगा, वही शेप होगा, वही उसकी क्या होगी बेटा प्रॉपर्टीज, केमिकल लगा लीजिए या फिजिकल प्रॉपर्टीज लगा लीजिए। ठीक है, फिर क्या बताया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है भाई, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या बताया कि भाई अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं उनका मास, उनका साइज या उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे थे और बेटा ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन का साइज ऑक्सीजन के साइज के इक्वल होगा? नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। बेटा इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 16U। ये बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि क्या है ये U, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर एलिमेंट डिफरेंट होगा तो उसका साइज भी, शेप भी अलग होगी। तो देखो बेटा अभी मैंने बताया, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिमिलरिटी दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता भाई, किसी भी केस में नहीं दिखा सकता कि वो उसके साथ सिमिलरिटी दिखाए। चलिए ठीक है, फिर उन्होंने यह बात बोला कि कोई भी एटम है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि कोई भी एटम है भाई वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। हमने क्या किया भाई, H2 प्लस O2 H2, पहले सिंपल बाद में कर लेंगे हम। मतलब क्या बताया कि वही हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाते हैं, कि कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात, क्या कि एटम जो हैं सिमिलर या डिफरेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं भाई, कंपाउंड बनाते हैं। चलिए फिर उन्होंने क्या बताया कि भाई जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो इनका रेशो सिंपल होगा। ठीक है, क्या बताया कि सिंपल रेशो होगा, मैंने बनाया था शायद 3:8, यही था ये 1:8 था आपका। ठीक है, जैसे क्या हुआ H2O, दोबारा बता देता हूं बेटा, H का मास 1, 2H का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, कितना हो गया भाई 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का मास भाई 12, ऑक्सीजन का मास 16, कितना आ गया बेटा 32, कितना आ गया 3:8। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी जब कंपाउंड बनता है, तो उन्होंने अगला नेक्स्ट पोस्टुलेट बताया, उन्होंने आगे पोस्टुलेट बताया कि नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो ये बात बोलता है कि जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं ना तो उनके बीच में एक सिंपल रेशियो बनता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर वो बोले कि भाई अगर सेम एलिमेंट के एटम, अगर कोई भी एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, वो कंबाइन होते हैं और अगर वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना देते हैं तो उनका रेशियो भी अलग होगा। कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए उन्होंने हमें ये बात बताई कि भाई डिफरेंट एलिमेंट है, अगर वो कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनका रेशियो क्या होगा भाई, अलग अलग होगा। देखिए ऑक्सीजन का मास 12, सॉरी बेटा कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32, देखिए अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो सिंपल बना देंगे 16:32, 1:2। ठीक है भाई, फिर क्या बताया कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक प्रत्येक केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा। ठीक है ना भाई बेटा, ये थे कुछ डाल्टन्स ने
अपनी थ्योरी के अंदर कुछ बातें बताई, लेकिन बेटा उसके अंदर कुछ कमियां थी। ठीक है, कमियां क्या थी कि भाई उन्होंने हमें ये बताया ही नहीं कि कंपाउंड एलिमेंट में डिफरेंट क्या है और क्यों सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, उनके बीच में कुछ अलग साइज क्यों होगा। ठीक है, क्यों वो सिंपल रेशियो बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बेटा हमें ये नहीं बताया, देखिए उन्होंने क्या दिक्कत हो गई वहां पर कि बाइंडिंग फोर्स नहीं बताई। तो किसी भी मॉलिक्यूल में बाइंडिंग फोर्स कैसे बनेगी, हम बना रहे हैं CO2 SO SO2 SO3, ठीक है, कैसे बाइंडिंग फोर्स बनी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये उन्होंने हमें इसके बारे में नहीं बताया। और उन्होंने बेटा चार जो हमारे लॉ थे, हमने 5 लॉ पढ़े थे, एक बार मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और बेटा गेन-लुसाक्स। तो उन्होंने गेन-लुसाक्स लॉ का एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी उन्होंने सभी लॉ को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने बेटा अपनी अलग अलग थ्योरियां दी। चलिए हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या थ्योरियां दी, वही आपको क्या बताया। ठीक है, तो उन्होंने बताया, आगे हम लिख देते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या लिख देते हैं भाई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। चलिए डिस्कस करते हैं हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उन्होंने क्या बताई, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। उन्होंने ये बात बोले बेटा वो कि एटम को आप डिसोसिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा एटम की डिस्कवरी के बाद ये पता चल चुका था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब एटम के अंदर भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, न्यूक्लियॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। ठीक है ना, इसके बेस पे इसका मतलब क्या है कि उनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बता दिया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजिबल। आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि एटम एक अपने अंदर पार्ट लिए हुए है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, उन्होंने ये बात बताई, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड शेप। देखिए बेटा यहाँ पर क्या हुआ, पहले डाल्टन को ये पता नहीं था, उसको आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया कि भाई सेम एलिमेंट है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक बार। जैसे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, हाइड्रोजन 1 1। इसको बेटा मैं ड्यूटेरियम बोल देता हूँ 1 2, इसको मैं ट्रिटियम बोल देता हूँ 1 3। ठीक है, एक बार जनरली आगे बेटा फिर बताऊंगा मैं। यहाँ पर बेटा एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर इसके ऊपर क्या होता है, ये इनका मास नंबर है। फिर बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे इनके बारे में, या सेकंड में पढ़ेंगे क्या मास नंबर होता है, क्या एटॉमिक नंबर। तो बेटा अभी हम पढ़ भी लेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नेक्स्ट सेमेस्टर एटम के अंदर और अच्छे समझेंगे इसको। एक बार आप इसको इतना ही समझिए कि ये सिंबल है एलिमेंट का और इसके ऊपर उसका मास नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास भी बोल देते हैं हम उसको। तो अभी ये बोलो सर जी बताया नहीं कि एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ये नीचे दिए गए, ये ऊपर है, देखना आप यहाँ पर ध्यान से। एक बार बेटा मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए डाल्टन ने क्या बताया कि सेम एलिमेंट है, उसका मास सेम होगा, लेकिन यहाँ देखिए सेम एलिमेंट है लेकिन उसका मास डिफरेंट। ये देखिए यहाँ पर क्या मास है,
डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो बेटा? आइसोटोप्स। द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है ना भाई? क्या है? एटॉमिक नंबर तो उसका क्या होगा? सेम, लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिर कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास साइज एंड शेप। ये क्या हुआ भाई? क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उनका मास क्या है बेटा? सेम है। देखिए 40 40, दैट मीन्स इसको बेटा आप क्या बोलते हो? आइसोबार। क्या बोलोगे इसको आप? आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या है भाई? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया था डाल्टन्स ने कि भाई जब आप एलिमेंट को कंबाइन करोगे तो एक सिंपल रेशियो बनेगा। ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी हम डिस्कस करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया C12H22O11। क्या होता है? सुक्रोज, जिसको आप शुगर बोलते हो। ठीक है। जनरल भाषा में इसको हम चीनी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है ना भाई? तो सुक्रोज, शुगर। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या बेटा आपको इसका रेशियो सिंपल दिखाई दे रहा है? ठीक है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। क्या हुआ? 12:22:1। क्या आएगा सिंपल? नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जरूरी नहीं है कि वो जब कंपाउंड कंबाइन हो और उनका मास क्या है? सिंपल आए। फिर क्या भाई? वही बात, एक एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एक केमिकल रिएक्शन के अंदर वो क्या ले सकता है? हिस्सा ले सकता है। ठीक है। और एक लास्ट बात उन्होंने बताई कि एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल। दैट मीन्स इट कन्वर्ट in one form to another। यूरेनियम हाईली एक्सप्लोसिव है, उसको बेटा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है। क्या कर सकते? उसको हमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ आपके पास थोड़ी थी। ठीक है ना? तो इनको एक बार पढ़ के देखना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।